रहा है और वहीं चाइना की स्थिति बहुत बुरी क्यों हो रही है, जानेंगे। हाल के सालों में भारत ने विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और जर्मनी के आर्थिक वृद्धि दर के मामले में पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र की मिड ईयर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.3% के दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद इसे सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाती है। भारत की आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी बहुत अधिक है, जो कार्यबल को ऊर्जावान और प्रोडक्ट बनाती है। 2030 तक भारत में कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष की आबादी अपने चरम पर होगी। ये जनसांख्यिकी लाभांश, उत्पादकता और उपभोग को बढ़ाता है। ऐतिहासिक उदाहरण की बात करें तो 1990 के दशक में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया तो युवा कार्यबल ने सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग में बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर वैश्विक IT हब बन गए, जिसने भारत को विश्व का बैंक ऑफिस बनाया। भारत में मध्यम वर्ग की बढ़ती आय और उपभोग की प्रवृत्ति ने आर्थिक वृद्धि को गति दी है। मजबूत निजी उपभोग और सेवा निर्यात भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक बन गया है। साल 2000 के दशक में मोबाइल फोन और ऑटोमोबाइल की मांग में वृद्धि ने भारत के उपभोक्ता बाजार को बदला है। उदाहरण के लिए साल 2008 तक भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़कर 30 करोड़ से अधिक हो गई, जिसने दूरसंचार क्षेत्र को बल दिया। भारत सरकार ने सड़कों, रेलवे, डिजिटल बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है। यह न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, बल्कि व्यापार और निवेश को भी आकर्षित करता है। 2000 के दशक में शुरू हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना, जिसने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को हाईवे से जोड़ा, इसने व्यापार और परिवहन को सुगम बनाया। आज भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसे वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बना रही है। वैश्विक कंपनियां जैसे एप्पल और फॉक्सकॉन आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण के लिए भारत को चुन रही है। ये चीन+1 रणनीति भारत को विनिर्माण हब बनाने में मदद कर रही है। 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया और ताइवान ने वैश्विक विनिर्माण में अपनी जगह बनाई, जब कंपनियां जापान से बाहर निकली। भारत अब इसी तरह की स्थिति में है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में। भारत ने GST और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जैसे सुधार लागू किए, जो व्यापार को आसान बनाते हैं और निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खोलने और लाइसेंस राज को समाप्त करने से निजी क्षेत्र में तेजी आई, जिसने भारत को वैश्विक मंच पे लाया। चीन की अर्थव्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध का सामना करना पड़ रहा है और ये देखने को मिल रहा है कि उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में चीन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक साल दर साल आधार पर 0.1% जो गिरा, अप्रैल में भी गिरावट के समान है। लगातार चौथा महीना है जब उपभोक्ता मूल्यों में कमी आई है। इसके साथ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में भी 3.3% की गिरावट देखने को मिली, जो अप्रैल के 2.7% की तुलना में अधिक गहरी है। पिछले 22 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है। ये स्थिति डिफ्लेशन की गंभीरता को दिखलाती है, जो कमजोर घरेलू मांग, अमेरिका के साथ व्यापार तनाव और रियल एस्टेट के संकट से प्रेरित है। चीनी उपभोक्ता नौकरी के असुरक्षा और स्थिर घरेलू कीमतों के कारण खर्च करने में सतर्कता बरत रहे हैं। रिटेल बिक्री में वृद्धि धीमी हुई है और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट बढ़ रही है। 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के दौरान कई एशियाई देशों जैसे जापान और दक्षिण कोरिया ने भी कमजोर मांग और डिफ्लेशन का सामना किया था। चीन ने उस समय अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित मॉडल पर केंद्रित करके इस संकट से बचा लिया, लेकिन आज घरेलू मांग की कमी एक बड़ी चुनौती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी सामानों पर 125% तक का टैरिफ लगाए जाने से निर्यात प्रभावित हुआ है। इससे चीनी कंपनियों को अतिरिक्त आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कीमतें नीचे जा रही हैं। एक ऐतिहासिक उदाहरण है साल 2018-19 में जब ट्रंप प्रशासन ने पहली बार चीनी सामानों पर टैरिफ लगाए तो चीन की निर्यात वृद्धि धीमी हो गई। उस समय चीन ने घरेलू प्रोत्साहन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सहारा दिया, लेकिन वर्तमान में उपाय कम प्रभावी दिख रहे हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र, जो कभी चीनी अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा था, संकट में है। घरों की कीमतें साल 2021 के बाद 20 से 30% तक गिर चुकी हैं, जिससे उपभोक्ता विश्वास और खर्च करने की क्षमता में कमी आई है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अमेरिका में रियल एस्टेट संकट ने उपभोक्ता खर्च को प्रभावित किया था। उसी तरह चीन में वर्तमान रियल एस्टेट संकट ने उपभोक्ताओं की संपत्ति को कम किया, जिससे वे खर्च करने से बच रहे हैं। PPI में 3.3% की गिरावट खास
खासकर पेट्रोलियम, कोयला, रसायन, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में उत्पादन लागत बिक्री मूल्य में कमी को दिखलाता है। 28 महीनों में लगातार डिफ्लेशन का संकेत है। 1990 के दशक में जापान ने खोया हुआ दशक का सामना किया, जब डिफ्लेशन और स्थिर आर्थिक वृद्धि ने अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया। चीन की वर्तमान स्थिति कुछ हद तक उसी तरह की है, जहां अतिरिक्त उत्पादन क्षमता कीमतों को नीचे धकेल रही है। चीन सरकार ने डिफ्लेशन से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे ऑटोमोबाइल और उपकरणों के लिए ट्रेड इन सब्सिडी और बैंकों के लिए उपभोक्ता ऋण नियमों में ढील। हालांकि नवंबर 2024 में घोषित 10 ट्रिलियन युआन का पैकेज मुख्य रूप से स्थानीय सरकारों के छिपे हुए कर्ज को कम करने पर केंद्रित था, न कि उपभोक्ता मांगों को सीधे बढ़ाने पर। विश्लेषकों का मानना है कि ये पैकेज अल्पकालिक मांग को बढ़ाने में कम प्रभावी होंगे। 2008-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान चीन ने 4 ट्रिलियन युआन का प्रोत्साहन पैकेज लागू किया था, जिसने बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया। उस समय ये उपाय प्रभावी रहा, लेकिन आज की स्थिति में रियल एस्टेट और निर्यात पर निर्भरता के कारण समान सफलता की उम्मीद कम है। वैसे आपको बता दूं, भारत युवा जनसंख्या, बढ़ते उपभोग, China+1 रणनीति का लाभ उठा रहा है। वहीं चीन डिफ्लेशन और कमजोर मांग से जूझ रहा है। भारत का डिजिटल बुनियादी ढांचा और नीतिगत सुधार इसे वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक बना रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था मई 2025 में गहरे डिफ्लेशन के दौर से गुजर रही है, जो कमजोर घरेलू मांग, व्यापार तनाव और रियल एस्टेट संकट से प्रेरित है। ऐतिहासिक रूप से 1997-98 के एशियाई संकट और 2008 के वैश्विक संकट में चीन ने प्रोत्साहन उपायों से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला है, लेकिन वर्तमान नीतियां पर्याप्त प्रभाव नहीं दिखा रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि डिफ्लेशन 2025-2026 में भी बना रहेगा, जब तक कि मजबूत प्रोत्साहन उपाय उपयोग मांग को पुनर्जनन नहीं करते हैं। और ये हाल चाइना का है। अभी ये देखने को मिल रहा है कि हंगरी चाइना का नया फैक्ट्री हब बन रहा है। हंगरी में ये अपने बिजनेस को ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के कहर से बचा जा सके। वैसे चाइना हंगरी की तरफ दौड़ रहा है। अब हंगरी का क्या बेड़ा गर्क होगा या ये आगे बढ़ेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये इतना जरूर है कि हंगरी के लिए फिर ये अच्छे संकेत नहीं है। हंगरी के अपने मार्केट को चाइना फिर खाना शुरू कर देगा। हंगरी इस वक्त हब बन रहा है। हंगरी हाल के सालों में यूरोप में चीनी निवेश का केंद्र बन गया है, जो जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देश को पीछे छोड़ रहा है। चीनी कंपनियां जैसे BYD, कैटल हंगरी में इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर कारखाने स्थापित कर रही हैं। इसके पीछे हंगरी की सस्ती श्रम लागत, सरकार द्वारा दी जाने वाली भारी सब्सिडी और चीन के प्रति अनुकूल नीतियां प्रमुख कारण है। सस्ती श्रम लागत और सब्सिडी की बात करें तो हंगरी में श्रम लागत पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में कम है और सरकार की निजी कंपनियों को कर छूट वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए BYD ने सेगेड शहर में एक EV कारखाना स्थापित की, जो हजारों नौकरियां पैदा करेगा। 1990 के दशक में पूर्वी यूरोपीय देशों जैसे पोलैंड और चेक गणराज्य ने सस्ती श्रम लागत के कारण पश्चिमी कंपनियों को आकर्षित किया था। अब यहाँ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। प्रो चाइना स्टैंस है यहाँ पर, ये देखने को मिल रहा है। विक्टर ऑर्बन है और विक्टर ऑर्बन और चाइना के बीच में अच्छे रिश्ते हैं। BRI को लेकर भी पहल है। इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी उत्पादन, ये भी देखने को मिल रहा है। भारत और चीन के संदर्भ में अगर बात करें तो दोनों ही यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत को यहाँ लॉन्ग टर्म फायदा होता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।